मेरे साथ हैं जिसके बारे में प्रसिद्ध इतिहासकार राजकिशोर शर्मा जी की अर्धांगिनी हमारी भाभी जी सुधा शर्मा जी। तो राज जी के जितने भी काव्य संग्रह निकले हैं तो उनका संपादन इनके हाथ में रहा, घर का संपादन भी इनके हाथ में रहा। तो मैं जानना चाहूँगा कि ये तालमेल बैठाया इन्होंने और काव्य की जो लेखन शैली है राज जी की, उसके बारे में कुछ बताएं। शर्मा जी की काव्य शैली, लेखन शैली बहुत अच्छी है। और जो इन्होंने इतिहास की पुस्तकें लिखी, उनको पढ़ने से ऐसा महसूस होता है कि उनको पढ़ते ही रहो, छोड़ने की इच्छा नहीं होती। उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि हर वाक्य दूसरे वाक्य से एकदम जुड़ा हुआ महसूस होता है पढ़ते समय, और ऐसे लगता है कि जैसे एक नदी का प्रवाह होता है, उसी तरीके से उसको पढ़ते समय अनुभव होता है। इतिहास लेखन की जो इनकी पृष्ठभूमि रही, उससे निकलकर काव्य लेखन में आने में क्या-क्या कोई परेशानी हुई, कोई समस्या हुई या? सबसे शुरुआत में तो इन्होंने काव्य लेखन ही किया और एक एक बाल उपन्यास लिखा, और इतिहास की जो पुस्तकें हैं वो उसके बाद ही सब लिखी गई हैं। जी। आगे की योजनाओं के बारे में राज जी को क्या और ऐसा जो आपकी निगाह में अभी पूरा ना हुआ हो? इतिहास तो जैसे सभी चाहते हैं कि पद्मश्री मिले हमें। ये तो हर इंसान चाहेगा। नहीं, आगरा के उससे सभी जो चिंतक उससे हैं बड़ा क्या है। राज जी के, आपको क्या महसूस होता है कि ये कमी रह गई है ना हाँ, थोड़ी-सी? ये कमी रह गई है, ये सरकार प्राप्त को इस होनी पर चाहिए। ध्यान देना हाँ, चाहिए। बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। भाई इतनी मेहनत की है, इतने वर्षों की मेहनत लगी है, तो उसका प्रतिफल तो मिलना ज़रूरी होता है। तो राज जी आप बताएँ कि अब जो आप नया जो प्लान कर रहे हैं, जो आप बता रहे थे, उसका थोड़ा-सा आप एक झाँकी प्रस्तुत कराएँ। इस समय मेरी नई पुस्तक आ रही है, आगरा के शिवालय। इस पुस्तक में आगरा के 101 मंदिर, जिसमें बटेश्वर की भी मंदिर सम्मिलित हैं, का इतिहास प्रामाणिक लेकिन संक्षिप्त रूप से लिखा गया है। ये पुस्तक निखिल प्रकाशन एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के द्वारा प्रकाशित की जा रही है। और शिवालम, भोलेनाथ के शिवालयों पर लिखी जाने वाली ये पुस्तक पहले कभी नहीं लिखी गई, इस तरह की पुस्तक, जो कि ये कार्य काफ़ी पहले हो जाना चाहिए था। इसी प्रेरणा से ये कार्य अब मेरे द्वारा किया गया है। इस समय मेरी दूसरी पुस्तक भी आ रही है, शायद अगले महीने आ जाएगी। उस पुस्तक का नाम है गुमनाम मुग़ल शहज़ादे। जितने मुग़ल बादशाह गद्दी पे बैठे, उनके बारे में हर आदमी कुछ ना कुछ जानता है, लेकिन हर बादशाह के 2-4 भाई भतीजे होते थे, जो कि अक्सर मार दिए जाते थे, भाग जाते थे या जेल में डाल दिए जाते थे, जिसे ड्योरी सलातीन कहते थे, उसमें डाल दिए जाते थे। उनकी पूरी ज़िंदगी वहीं गुज़रती थी। तो उन शहज़ादों के संग क्या हुआ, किस तरह से वो मारे गए, किस तरह भागे, किसने अपना जीवन कहाँ पे व्यतीत किया, कौन देश से बाहर निकल गया, उन सब का वर्णन है। आज तक इन मुग़ल शहज़ादों पे किसी ने कोई किताब नहीं लिखी। तब मेरा ध्यान इस तरफ गया था कि इस तरह की पुस्तक लिखी जानी चाहिए, और उस पुस्तक की मैंने रचना की। हालाँकि उसमें समय तो मुझ पे करीब 6-7 साल लग गए, और सामग्री जुटाने में बहुत परेशानी हुई, कष्ट हुआ, लेकिन सारी सामग्री जुटाकर मैंने प्रमाणिक ढंग से उस पुस्तक की रचना कर दी। एक वो प्रकरण आप बताते हैं कि यहाँ से जो मुग़ल शहज़ादियाँ जब भागी, तो भरतपुर की तरफ जाते समय रास्ते में लूट-पाट की गई, उस पे थोड़ा-सा और प्रकाश डालें। वो क्या घटना थी, क्या संदर्भ था उसका? पहला संदर्भ तो ये है, जिस समय 1857 का युद्ध हम हार गए, जिस समय अंग्रेज़ों ने क्रांति को कुचल दिया, उस समय बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र ने अपने बेटे-बेटियों को किले में बुलाकर, अपने पास बुलाकर, उनको निश्चित मात्रा में
उनके रिश्ते के अनुसार हीरे जवाहरात और बहुमूल्य धातुएं दी और उनसे कहा कि अब मैं तुम्हें खुदा के हवाले करता हूँ, तुम यहाँ से निकल जाओ, मैं तो अंग्रेज़ों के पास बंदी होने जा रहा हूँ, मेरा क्या होगा मुझे नहीं पता। जब वो शहजादे शहजादियाँ धन लेकर वहाँ से निकले तो रास्ते में दिल्ली से निकलने के बाद ही गुजरों, जाटों और मेवों ने उनको लूट लिया। उनके ऊपर भयानक अत्याचार किए, कुछ को मार डाला, कुछ को शहजादियों को उन्होंने बंदी बना कर रखा, कुछ को उन्होंने गलत ढंग से इस्तेमाल किया। इस तरह से उस मुग़ल ख़ानदान का बहुत ही दुखद अंत हुआ। एक शहजादा कोयास भाग के नेपाल चला गया था, बाद में आके वो औरंगाबाद में बसा, फिर वो हैदराबाद में बसा। उसी का एक वंशज प्रिंस तुसी कुछ समय पहले तक आगरा में उर्स के शाहजहाँ के उर्स के समय में आया करता था और उसी मुग़ल वंश की एक महिला बहादुर शाह जफ़र के परपोते की पुत्र वधू कलकत्ता में बेगम सुल्ताना चाय बेच के अपना जीवन यापन कर रही है। ये बुद्धिमान राजकुमार, ये जो लिखा है आपने बाल उपन्यास, ये क्या मतलब जब आप बालक थे उस समय लिखा है या बच्चों के लिए लिखी गई ये कोई रचना है? ये उपन्यास मैंने 17 साल की उम्र में सन 66 में लिखा था। उस समय ये लोकल मैगजीन निकलती थी बात की बात, उसमें ये प्रकाशित हुआ था। इसके बाद ये पुस्तक के रूप में सन 2006 में छपा। ये मेरी पहली पुस्तक है, पहली रचना है। दर्द दिल से कोई एक शेर जो आपका खास पसंदीदा हो और हमारी संपादिका जी ने विशेष नोट इस पे लगाया हो? हाँ, इसमें हमारी श्रीमती जी ने इसका संपादन किया है। इसमें छोटे-छोटे 4 लाइन के मुक्तक हैं। इसमें एक मुक्तक है, मुझे दफ़न करने से पहले मेरा कलेजा निकाल लेना, उसमें रहता है किसी का प्यार, कहीं वो दफ़न ना हो जाए। कोई शेर जो आपने संपादिका जी के लिए लिखा हो विशेष रूप से? हुँ, सब उन्हीं के लिए हैं। अच्छा, कोई जो आपने प्रकाशित ना किया हो या ऐसे लिखा ना हो, अंतर्मन में छुपा हुआ हाँ, हो, सब उन्हीं के लिए है, जो भी कुछ है सब लिख दिया गया जो है। इन्हें पसंद हो? हाँ, बताओ कौन सा पसंद है? सारे पसंद है मुझे तो जितने भी लिखे सब एक से एक बढ़ के हैं। जी। ये शाह आलम सानी के बारे में और प्रकाश डालें, ये क्या पुस्तक है आपकी? शाह आलम सानी अंतिम मुग़ल सम्राट बहादुर शाह जफ़र का पितामह था। जब ये दिल्ली की गद्दी पे बैठा तो मुग़ल सल्तनत उस समय बुरी तरह से लड़खड़ा रही थी और ये एक ऐसा बादशाह था जो लाल किले में रहता था, लेकिन इसके पास एक ही कुर्ता था। जब वो सूख जाता था तब वो दरबार में आता था और लकड़ी के बने हुए साधारण सिंहासन पर बैठता था। गुलाम कादिर जो कि नजीबाबाद का रहने वाला था, नजीबुद्दौला का पोता था, उसने किले में घुस के इस बादशाह की आंखें निकाल ली थी, इसके ऊपर थूका था और इसको बंदी बना कर रखा था। जब मथुरा में ठहरे हुए महादजी सिंधिया को ये पता लगा तो उसने राणे खां को दिल्ली भेजा और उसने जाके गुलाम कादिर को वहाँ से भगाया और शाह आलम को मुक्ति दिलाई। इसके बाद में जब मराठे उनसे हार गए अंग्रेज़ों से तो शाह आलम अंग्रेज़ों की शरण में आ गया और उन्होंने शाह आलम के लिए उससे पूरी सत्ता ले गए, उसके लिए पेंशन बाँध दी और उससे इसका जीवन यापन हुआ। तो ये मुगलों के शहजादे में आपने उस शहजादे का जिक्र किया है जो अर्धनग्न बैठा करता था सिंहासन पर? मुग़ल खानदान नहीं था। अच्छा। वो अलाउद्दीन खिलजी का बेटा था, मुबारक शाह, जो अलाउद्दीन खिलजी के बाद गद्दी पे बैठा था। उसको अपनी जब तक अलाउद्दीन ज़िंदा रहा तब तक उसको सुरा सुंदी से बिल्कुल दूर रखा, उसको किसी तरह की कोई सुविधा नहीं दी। इसलिए जब वो बड़ी सल्तनत का मालिक बना तो वो पूरे अपने मार्ग से भटक गया और उसने सारे प्रतिबंध जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने लगाए थे वो हटा दिए और उससे उसकी खिलजी वंश की सत्ता लड़खड़ा गई। ये एक ऐसा बादशाह था जो दरबार में आता था, अपने सारे वस्त्र उतार देता था और एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ दौड़ लगाता था, जिससे शाही प्रतिष्ठा भंग हो गई और जल्दी इस वंश का नाश हो गया। औरंगज़ेब का उर्दू में लिखा हुआ वो पत्र है जिसमें
जन्मभूमि के संदर्भ में जो एएसआई ने प्रस्तुत किया है उस पर थोड़ा सा और प्रकाश डालें आप। मथुरा जन्मभूमि। औरंगजेब ने विश्वनाथ के मंदिर को तोड़ने के लिए फरमान जारी किया था। वो फरमान उपलब्ध है, वो एएसआई ने जारी किया है। उस फरमान की प्रति मेरे पास भी उपलब्ध है। उस से साफ स्पष्ट होता है कि मथुरा के में मंदिर तोड़ा गया और उसकी प्रतिमा लाकर आगरा में जामा मस्जिद की सीढ़ियों में दफना दी गई। तो ये थे प्रसिद्ध इतिहासकार राजकिशोर शर्मा जी। आज हमने इनकी विभिन्न ऐतिहासिक पुस्तकों के संदर्भ में और जो शेर व शायरी है उसके संदर्भ में वार्तालाप किया। सर बहुत बहुत धन्यवाद।